ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब तक हम लोगों ने हरियाणा हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानी और आज की क्लास के अंदर उसी हिस्ट्री से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो लगभग 1 या 2 क्लास हो रहा है, मैक्सिमम कल तक आप लोग का हरियाणा कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा। ये जो हरियाणा जी के मैं कवर करवाऊँगा ये लगभग 80-90% है। 10 to 20% जो बचेगा वो आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसमें सिर्फ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, वो आपको मैं सप्लीमेंट्री नोट्स दे दूंगा और उसी को आपको पढ़ना है। वो सारी चीज़ें जब आप लोग कवर करोगे तो लगभग आपका हरियाणा कवर हो जाएगा। उससे बाहर कुछ नहीं है, ज़्यादा आपको मगजमारी करनी नहीं है। बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो, उतना कवर कर लो। और जो अभी 2 महीने का पूरा टाइम है उसमें बार बार हरियाणा के जो नोट्स है जो मैंने प्रोवाइड करवाए उसको आप लोग रिवाइज करते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग। अब देखो, अब तक हम लोग हरियाणा के अंदर हरियाणा की हिस्ट्री को समझ रहे थे। अब हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि हिस्ट्री एक कहानी बनकर रह जाती है जब तक कोई सोर्सेस ना मिले। तो एज सच हरियाणा के अंदर कोई ज़्यादा सोर्सेस तो हरियाणा को लेकर दिखाई नहीं दिए, लेकिन जो कुछ लिमिटेड सोर्सेज है उस लिमिटेड सोर्सेज के बदले में ही हमने काफ़ी चीज़ें समझी। जैसे आप लोगों ने हड़प्पा कल्चर के बारे में जाना। हड़प्पा कल्चर में डिफरेंट साइट्स दिखाई दी, राखी गढ़ी, बनवाली, मिथाथल, फरमाना खास, भिंडाना, ये सारी की सारी चीज़ें हड़प्पा से लेकर दिखाई दी। अब हड़प्पा कल्चर का जो टाइम पीरियड था उसको जन एज कहा जाता है, जन काल कहा जाता है। जन के बाद, हड़प्पा कल्चर के बाद आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर अलग अलग रिपब्लिक पढ़े, गणराज्य पढ़े। जैसे अग्रोहा रिपब्लिक पढ़ा, कुनिंद रिपब्लिक पढ़ा, आपने अर्जुनायन पढ़ा, योद्धा रिपब्लिक पढ़ा। ये जितने भी रिपब्लिक हुए हैं, जितने भी गणराज्य हुए हैं, इनका संबंध हरियाणा से आपको दिखाई देगा। फिर हड़प्पा कल्चर के बाद वैदिक एज आता है, वैदिक काल आता है। और इस वैदिक एज को 2 टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है ऋग्वैदिक एज और दूसरा आपका होता है पोस्ट वैदिक एज। इनकी सोसाइटी के बारे में आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री के अंदर डिटेल में पढ़ लिया होगा। पोस्ट वैदिक एज, हालांकि हरियाणा के अंदर इनसे रिलेटेड कोई ज़्यादा सोर्सेज दिखाई नहीं दिए हैं। और ये जो वैदिक एज है इसी को ही जनपदा कहा जाएगा। इसमें जन में अगर 100 लोगों का ग्रुप है तो इसमें संख्या बढ़कर 1000 हो जाएगी। अब वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका हिस्टोरिकल एज के अंदर डिफरेंट जो रिलीजन आपको वो दिखाई देंगे। जैसे बुद्धा एज, बुद्ध काल आया, बुद्ध धर्म आया, जैन आया, जैन लिटरेचर आया। तो ये जो सब के सब आएंगे वो पोस्ट वैदिक एज के बाद आपको दिखाई देंगे। और इसी जनपदा से फिर क्या बने, महाजनपदा। और आपको पता है टोटल कितने महाजनपदा थे, 16 महाजनपदा थे। और ये जो 16 महाजनपद थे, जनपद 100 से 1000 हुई संख्या, 1000 से 10,000 हुई। और ये जो 16 महाजनपदा थे इसमें ही आपको एक चीज और दिखाई देगी, और वो क्या दिखाई देगी कि एम्पायर, साम्राज्य जो है वो यहीं से निकल कर आता है। और मगध एम्पायर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनकर निकला। उसके बनने का कारण ये भी बताया जाता है कि गंगा यमुना दोआब है, और दोआब है तो 2 नदियों के बीच है, और 2 नदियों के बीच का रीजन फर्टाइल होता है। और अगर लैंड फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर करना आसान होगा, और एग्रीकल्चर करना आसान होगा तो वहाँ पर इकोनॉमी बढ़ेगी, तो प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, राजा की पावर बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि आयरन जो है, लोहे का विकास भी, लोहे की डिस्कवरी भी एक बड़े लेवल पर हो गई है। अब तक तो क्या है कि कॉपर से काम चला रहे हैं, कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रोंज बना दे रहे हैं, लेकिन लोहा अपने बड़े लेवल पर नहीं दिखाई दिया है। लोहे का डेवलपमेंट होगा तो नए नए हथियार बनेंगे, और जब हथियार आएंगे तो राजा की पावर क्या होगी, बढ़ेगी। और पावर ही बढ़ानी है यहाँ पर। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हाँ, बीच में कुछ डायनेस्टी हुए हैं जिसके अंदर हरियाणा का जिक्र मिलता है। अब अगर आप लोग पूरा एंशिएंट हिस्ट्री देखते हो इसके बाद, तो हरियाणा के कोई ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिलते, लेकिन बौद्ध और जैन लिटरेचर के अंदर थानेसर का जिक्र किया गया है। और जिस नाम से थानेसर का जिक्र किया है, और वो क्या है, वो है थून। तो ध्यान रखना, ये जो थून है, इस थून का डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आपको बुद्ध और जैन लिटरेचर में दिखाई देगा आपको। और यही थून आगे चलकर क्या बन जाएगा, थानेसर बन जाएगा। और इसी थानेसर को मुगल आइलैंड भी बोलते हैं। और यहीं पर शेख चिल्ली का मकबरा है जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो थानेसर बनेगा। थानेसर हुआ, पेहुआ हुआ,
ये मेन सेंटर हुआ करते थे, होर्स सेंटर हुआ करते थे। अब स्टार्टिंग से लेकर वैदिक एज से लेकर वर्धन डायनेस्टी के टाइम तक आपको एक ही सेंटर दिखाई देगा, और वो कौन सा है? थानेसर दिखाई देगा। नाग डायनेस्टी ने इस थानेसर को बसाया था, और आगे चलकर पुष्यभूति ने इसको बिल्ड किया, और जब पुष्यभूति एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इसको क्या करता है? बनाता है। देखना एक बार, हरियाणा का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो इस नाम से जाना जाता था, श्रीकंठ जनपद। तो जनपद है, इसके अंदर भी जानते हो तो हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहते हैं। और बुद्ध और जैन के अंदर किस नाम से जाना गया? थून के नाम से। और आपको दिखाई देगा कि ये जो नाम है वो नाग डायनेस्टी ने दिया था। नाग डायनेस्टी ने श्रीकंठ जनपद नाम से इसको बसाया था, और फिर आगे पुष्यभूति क्या करते हैं? इस थानेसर को एक इंडिपेंडेंट किंगडम के साथ बसाते हैं। और यही थानेश्वर, यहाँ पर एक टेम्पल भी है, मंदिर भी है, जो बनाया गया है किसने? पुष्यभूति ने। और आगे चलकर मराठा सदाशिवराव भाऊ ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इसी थानेसर को मुगल आइलैंड कहा गया है, और यहाँ पर शेख चिल्ली का मकबरा भी है। और ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है, इसको हरियाणा का क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी किसके बारे में? हरियाणा के थानेसर के बारे में। पेहवा भी एक जगह हुआ करती थी, ये आपको कुरुक्षेत्र पेहवा रोड जो आपको दिखाई देगा, पेहवा ही एक है। ये एक मेन सेंटर, होर्स सेंटर हुआ करता था इस टाइम पीरियड पे। लेकिन और कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज हमें नहीं मिलते हैं। टाइम पीरियड बीतता गया, हरियाणा की कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती गई। लेकिन एक डायनेस्टी ऐसी आती है, एक वंश ऐसा आता है जहाँ पर आपको हरियाणा के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी, और उनकी मेन कैपिटल ही कौन सी थी? थानेसर। तो वो था पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी। अब ये पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी कौन थे? तो आपको दिखाई देगा 6th सेंचुरी के आसपास, जब गुप्ता एज डिक्लाइन हो चुका था, गुप्तों का पतन हो चुका था। तो गुप्त एक बड़ा साम्राज्य था। तो गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो उस टाइम पे हुण जो है, हुण इंडिया के ऊपर अटैक करने लगे, और इंडिया के अंदर छोटे छोटे स्मॉलर किंगडम निकल कर आ रहे थे। और हिस्ट्री में ये हमेशा से रहा है, जब भी भारत के अंदर कोई बड़ा किंगडम टूटा है, कोई बड़ा साम्राज्य टूटा, एम्पायर टूटा है, तो छोटे छोटे राजवंश, छोटे छोटे किंगडम निकल कर आएंगे। और उसी छोटे किंगडम के अंदर आपको, ये ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये छोटा किंगडम है, लेकिन हाँ मानते हैं, हिस्ट्री मानती है कि आपको ये वर्धन डायनेस्टी दिखाई देगी। अच्छा, वर्धन डायनेस्टी जो ये टाइम पीरियड था 6th सेंचुरी के आसपास, इस टाइम पीरियड पे आपको दिखाई देगा वर्धन डायनेस्टी, ये पुष्यभूति जो है, ये है हरियाणा के थानेश्वर कुरुक्षेत्र में, ये इनकी कैपिटल हुआ करते थे। आगे चलकर हर्षवर्धन जो है कैपिटल को शिफ्ट करेगा, कन्नौज करेगा, और क्यों करेगा वो आज की क्लास में पता चलेगा। ये पुष्यभूति जो है हरियाणा के थानेसर के अंदर इनका मेन सेंटर है। इसके अलावा आपको दिखाई देगा कि ये जो थानेसर है, इनके नियर बाई कन्नौज है, और कन्नौज में मोखरी डायनेस्टी है, मोखरी वंश है। कन्नौज नीचे की तरफ आपको मालवा दिखाई देगा, मालवा के अंदर देवकुल रूलर है। और अगर आप लोग देखते हो बंगाल में गौड़ है, और बंगाल का जो गौड़ रूलर है उसका नाम है शशांक। और इवन अगर आप लोग देखोगे तो चालुक्य, नर्मदा के सदर्न पार्ट में चालुक्य पुलकेशन सेकंड है, ये है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो किंग होता है वो हमेशा चाहेगा कि मैं अपने एरिया को एक्सपेंड करूं। तो इसी ऑर्डर के अंदर इनका ही बंगाल के गौड़ रूलर शशांक के साथ, मालवा के देवकुल के साथ, इन लोग के साथ इनका स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा। और आगे चलकर आपको दिखाई देगा इसी कन्नौज के लिए इसने हर्षवर्धन ने थानेसर से हटाकर शिफ्ट करके कन्नौज को कैपिटल बनाया था। और इसी कन्नौज को लेकर आगे चलकर ट्रिपलेट स्ट्रगल होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, जो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी है। तो कन्नौज कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट था इस टाइम पे। तो इसमें कुल टोटल 6 किंगडम हुए हैं। ये पुष्यभूति या वर्धन कौन थे? ये जो गुप्ता थे उनके फ्यूडल थे, उनके सामंत थे। फ्यूडल्स आप लोग हिस्ट्री के अंदर जानते हो कि सामंत क्या होता है, नहीं जानते तो आप लोग कवर कर लोगे हिस्ट्री के अंदर, हम लोग ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जाएंगे। देखो कुछ चीज़ें हैं ना, आप लोग हिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना। जैसे आगे आप लोग जागीरदार पढ़ोगे, मनसबदार पढ़ोगे, इक्तादार पढ़ोगे, सामंत पढ़ोगे,
तो ये सारे वर्ड है ना, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। देखते हैं अब यहां पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले नरवर्धन हुए किंग, नरवर्धन के बाद राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रभाकर वर्धन थे, जब हुनों ने अटैक किया तो इन्होंने हरियाणा के नजदीक में ही हुनों को रोका था, हुनों के अटैक को रोका था और हुनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। हुन एक मिड एशिया वाली ट्राइब थी, तो इन्होंने हुनों को रोका था। और हुआ भी है ये, जब जब भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कोई बड़ा किंगडम टूटा है तो ये छोटे किंगडम ने फायदा उठाने की सोची है। हुनों को रोका, जब हुनों को रोका तो आपको दिखाई देगा कि प्रभाकर वर्धन के तीन संतान हुई उनके। एक तो उनके बेटे थे राज्यवर्धन, एक थे हर्षवर्धन और एक उनकी बेटी थी जिनका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री की शादी होती है कन्नौज का जो मोखरी वंश है, मोखरी वंश के राजा के साथ। कन्नौज के साथ इनके मैरिटल रिलेशन बने, वैवाहिक संबंध बने। और जब कन्नौज के साथ मैरिटल रिलेशन बने तो कन्नौज के साथ तो मामला फिट हो गया। कन्नौज की दुश्मनी थी मालवा के साथ, मालवा का देवकुल जो है उसके साथ। और मालवा और गौड़ रूलर बंगाल का जो शशांक है, इनकी एक बात थी। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ था कि यहां पर आपको एक तरफ वर्धन दिखाई देंगे, वर्धन, और दूसरा कौन है, कन्नौज। वर्धन में प्रभाकर वर्धन की जो बेटी राजश्री है उसकी शादी कन्नौज मोखरी डायनेस्टी के साथ हो रही है। दूसरी तरफ नीचे की तरफ मालवा है, मालवा, और एक तरफ क्या कौन है, गौड़ रूलर शशांक है। मालवा और गौड़ ये दोनों जो है, ये दोनों एक है और ये किसको हराना चाहते हैं, कन्नौज को। तो इसी स्ट्रगल के अंदर, इसी संघर्ष में आपको दिखाई देगा कि प्रभाकर वर्धन मारे जाएंगे। और प्रभाकर वर्धन जब मारे जाएंगे तो उनकी बेटी को कैद कर लिया जाएगा जो कि राज्यश्री थी, कन्नौज की मोखरी डायनेस्टी के साथ थी। और इसी ऑर्डर के अंदर राज्यवर्धन भी अपनी आगे चलकर जान गंवा देंगे। राज्यवर्धन बड़े बेटे थे तो राज्यवर्धन मर जाएंगे, इनको मार दिया जाएगा इन्हीं के द्वारा। जब राज्यवर्धन की डेथ हो जाएगी तो फिर निकल कर आएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 16 ईयर की एज में 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। जब ये 16 ईयर की एज में गद्दी पर बैठा तो इसके सामने देखो क्या क्या चैलेंजेस थे। बहन को कैद से छुटाना है, भाई की मौत का बदला लेना है और पिता की मौत का बदला लेना है, और सबकी मौत का बदला लेगा रे तेरा हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये सबकी मौत का बदला लेना है, इसके सामने इतने सारे चैलेंजेस है। और 16 साल की उम्र में इसने गौड़ रूलर, ये जब रूलर बना तो इतने सारे चैलेंजेस, उन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और इसने आगे चलकर गौड़ रूलर शशांक को हराया, इनको डिफीट किया, हुणों को हराया। और देखो, एक कम उम्र का एक लड़का और उसके सामने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चैलेंजेस सबको पूरा कर रहा है, और उसके बाद भी रोमांटिक स्टोरीज लिख रहा है। प्रियदर्शी का जैसे आप लोग देखते हो तो वो इसी के टाइम पीरियड पे लिखी गई, जो कि एक रोमांटिक स्टोरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी। हर्षवर्धन क्या करेगा, अपनी बहन को छुड़ाएगा। और कहा जाता है कि जब हर्षवर्धन अपनी बहन को छुड़ाने गया था तो उस टाइम पे इसकी बहन जो राज्यश्री थी वो लगभग आत्महत्या करने वाली थी। अब कितनी सच्चाई है वो तो सोर्सेस ही जाने, लेकिन स्टोरी बताई जाती है। तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आपको चीज़ें दिखाई देगी। फिर क्या करता है कि कन्नौज को अपने ही एरिया में मिला लेता है ये, और जब कन्नौज को अपने एरिया में मिलाता है तो अपनी कैपिटल को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। और शिफ्ट करके कहाँ कर देता है, कन्नौज के अंदर। तो कन्नौज कैपिटल करना, अपने एरिया को एक्सपेंड कर लेगा। इवन इसने नॉर्थ इंडिया को ही यूनाइट नहीं किया, इसने साउथ इंडिया में भी जाने की कोशिश की। जो अहोल इंस्क्रिप्शन है उसमें डिस्क्राइब किया गया है इसके पुलकेशन सेकंड के साथ स्ट्रगल के। अब कुछ सोर्सेज हमें इनके बारे में दिखाई देते हैं, और वो कौन कौन से सोर्सेज हैं कि हमें पुष्यभूति डायनेस्टी या हर्षवर्धन के बारे में। सबसे पहले तो देखो, हर्ष चरित्र जो हर्ष के जीवन काल के ऊपर है, पुष्यभूति डायनेस्टी के ऊपर है, तो बाण भट्ट की एक बुक है हर्ष चरित्र, उससे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, आप लोग देखते हो कि हर्षवर्धन के टाइम पे ही हेमसांग जो है वो इंडिया विजिट करता है, और हर्ष के एरिया के बारे में काफ़ी डिस्क्राइब करता है। हेमसांग की जो बुक है
सीयूकी, इस सीयूकी बुक के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तीसरा अगर आप लोग देखते हो अहोल डिस्क्रिप्शन, सॉरी अहोल इंक्रिप्शन, इस अहोल इंक्रिप्शन के अंदर भी किसका जिक्र किया गया है, ये पुलकेशिन सेकंड के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरा आप लोग देखते हो कि एक बुक और दिखाई देती है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, राज तरंगनी जो कि कल्हण ने लिखी है, कश्मीर के बारे में बताती है। उस राज तरंगनी कल्हण की जो राज तरंगनी बुक है उसमें भी किसका जिक्र मिलता है, वर्धन डायनेस्टी का मिलता है। तो ये कुछ इंक्रिप्शन है, कुछ बुक्स है जो किसको डिस्क्राइब करती है, इसको। जैसे लास्ट टाइम शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड पे आया था, और इसको यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं, प्रिंसेस ऑफ ट्रेवलर भी बोलते हैं, क्योंकि इसने वो सारी जानकारी इकट्ठा की थी जो पहले के जो या ट्रेवलर आ चुके थे इंडिया के अंदर, और फिर इनकी बुक आई कौन सी, सीयू की। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन किसके टाइम पीरियड पे आया, किसने कौन सी बुक लिखी। जैसे एक बार यूपी पीसीएस में ये बुक पूछा था कि यिंतु किसकी बुक है, यिंतु, आगे आप लोग देख लोगे। तो ये कुछ सोर्सेज है जो आपको हिस्ट्री में दिखाई देंगे। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी कि हर्षवर्धन, इन्होंने एक टाइटल लिया राजपुत्र और कौन सा, शिलादित्य का, और नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया, पॉलिटिकली, कल्चरल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, और साथ के साथ साउथ इंडिया की तरफ भी ये लोग ये मूव करते हैं, नर्मदा को भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। हर्षवर्धन के पोइट थे बाण भट्ट, तो बुक लिखी गई कौन सी, हर्ष चरित्रम, हर्ष के जीवन काल के बारे में ये बुक बताती है, और बाकी इंफॉर्मेशन तो मैंने आप लोग को इसके बारे में दे दी। दूसरा, इन्होंने हुण को भी डिफीट किया, गौड़ रूलर शशांक जो है उसको भी डिफीट किया और अपनी बहन को भी छुड़ाया। और जब कन्नौज को अपने अंदर मिलाता है मोखरी डायनेस्टी को, तो ये अपनी कैपिटल को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। कहां से कहां, थानेसर से इसने अपनी कैपिटल क्या शिफ्ट की, कन्याकुब्ज। तो ये था किसके बारे में, हरियाणा के अंदर जानकारी मिलती है किसके बारे में, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे। इसके बाद अगर आप लोग देखते हो तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन जो है स्टेट जो डिवाइड होता था वो प्रांतों में होता था, प्रोविंसेस में, और प्रोविंस जो है वो भुक्ति के अंदर डिवाइड होता था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से था। मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक जो चीज़ें है वो टच कर रहा हूँ जो हरियाणा के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट को प्रोविंस में, प्रांत में, और प्रोविंस जो होगा वो भुक्ति के अंदर डिवाइस होगा। और हर्षचरितम के अकॉर्डिंग, ये जो बाण भट्ट हर्षचरितम है, इसके अकॉर्डिंग जो प्रभाकर वर्धन की जो यशोमती जो है उसने अपने आप को सती कर लिया था। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि क्या चीज़ें इनके बारे में दिखाई देती है। आगे जब आप लोग मूव करते हो तो अगली जो डायनेस्टी, अगला जो टाइम पीरियड आता है वो गुज्जर प्रतिहार आता है। तो हरियाणा जो है, जो थानेसर जो है, जैसी हर्षवर्धन की डेथ होगी, हर्षवर्धन की डेथ के बाद गुज्जर प्रतिहार के पास क्या चला जाएगा, हरियाणा चला जाएगा। और ये जो प्रतिहार रूलर था नागभट्ट सेकंड, ये हरियाणा के अंदर, थानेसर के अंदर, पहवा के अंदर रूल करता है। और इन्होंने एक मेन ट्रेडिंग सेंटर किसके टाइम पीरियड पे, मिहिर भोज के टाइम पीरियड पे कहाँ पर बना हुआ, पहवा, पृथ्वी की नगरी, ये जो था थानेसर, ये सब एक ही जगह है। और इवन आपको थानेसर का इतना दिखाई देगा कि थानेसर जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पल्स दिखाई देंगे, और इवन हिंदू का ही मेन रिलीजियस प्लेस नहीं है यहाँ पर, बौद्ध और जैन का भी है। हिंदुओं में तो आप देखते हो, आप आगे पढ़ोगे भी मेरे से, यहाँ पर बिरला मंदिर होगा आपका दिखाई देगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर होगा, दुख भंजनेश्वर मंदिर होगा, ब्रह्म सरोवर दिखाई देगा, स्थानेश्वर मंदिर दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देगी। तो पहवा मेन ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, और घोड़ों का व्यापार यहाँ से होता था किसके टाइम पीरियड पे, गुज्जर प्रतिहार। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के बाद हरियाणा का पहवा स्थानेसर किसके हाथों में आ गया, गुज्जर प्रतिहार के अंदर, और उसमें नागभट्ट और मिहिर भोज इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलकर हरियाणा के अंदर तोमर डायनेस्टी, तोमर वंश हुए हैं। और ये जहां पर जो अनंगपाल तोमर है, ये अनंगपाल तोमर एक तो दिल्ली शहर को बसाते हैं, दूसरा फरीदाबाद के अंदर जो सूरजकुंड लेक है
उस सूरजकुंड लेक को भी क्या किया, बिल्ड किया। किसने? तोमर डायनेस्टी। तो कुछ टाइम तक आपको दिखाई देगा ये दिल्ली है और दिल्ली के नज़दीक में जो फरीदाबाद है, उस फरीदाबाद इस रीजन के अंदर हरियाणा में किसका रूल रहेगा? तोमर डायनेस्टी, अनंगपाल तोमर। ठीक है, ये सूरजकुंड लेक के बारे में मैंने आप लोग को पहले बताया है। इसकी जो शेप है वो राइज होते हुए सूरज जैसी है और अनंगपुर डैम आपको नियर बाई दिखाई देगा। फिर टाइम पीरियड आता है हरियाणा के अंदर जो मिडेवल हिस्ट्री हरियाणा की स्टार्ट होती है उसके अंदर, और इन्वेजन हुए। सबसे पहले आपको पता है इन्वेजन के बहुत सारे रीजन है, कारण है, मैं ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है। देखो, महमूद गजनवी, ये सारी चीज़ें आप लोग को भरत सर ने करा दी है मिडेवल हिस्ट्री के अंदर। हरियाणा के पर्सपेक्टिव में जो जो चीज़ें हैं फैक्चुअल, वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो महमूद गजनवी है, गजनी का शासक, ये 1009 से 1014 तक थानेसर के अंदर अटैक करता है। और जब ये थानेसर के अंदर अटैक करता है तो यहाँ पर इसने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा और चक्र स्वामी की जो मूर्ति थी उसको ये लूट ले गया। और आगे चलकर आपको दिखाई देगा कि यहाँ से जो गजनी का सन था मसूद, इसने हिसार के हासी के ऊपर भी अटैक किया था। तो इन्होंने मंदिर को तोड़ा हरियाणा के। दूसरा क्या था, हरियाणा के अंदर जो हासी वाला क्षेत्र है उसके ऊपर भी अटैक किया और वहाँ पर भी इमारतों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा। तो हरियाणा के अंदर भी महमूद गजनवी का अटैक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। और कहाँ पर हुआ और किसको लूट ले गया? चक्र स्वामी की मूर्ति को लूट ले गया। देखते हैं अब आगे। महमूद गजनवी के बाद अगला कौन आता है जो अटैक करता है? वो था मोहम्मद गोरी। इस मोहम्मद गोरी के बारे में आपको हरियाणा के पर्सपेक्टिव में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो बैटल ऑफ तराइन, ये जो हुआ था 1191 में, 1191 में। इसी को बैटल ऑफ तरोरी भी कहा जाता है या इसी को बैटल ऑफ तरावड़ी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, तराइन, तरावड़ी, तरोरी, ये सब एक ही क्षेत्र के नाम है। और वो कौन सा है? अपना करनाल। बैटल ऑफ करनाल अलग है जो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के साथ हुई थी। ये है बैटल ऑफ तराइन। इस बैटल ऑफ तराइन के अंदर जो मोहम्मद गोरी, गोर का शासक था, गजनी से वहाँ से चलता है, तबारेदिन भटिंडा लाहौर में आता है। और जब ये हरियाणा मतलब भारत के अंदर एंट्री करता है तो पृथ्वीराज चौहान, उसके साथ इसकी लड़ाई होती है। और इस लड़ाई के अंदर आपको दिखाई देगा तरोरी या फिर तरावड़ी के अंदर हासी का जो रूलर था कौन? गोविंद राय। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, वो इसके साथ लड़ता है। और बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम थे। तराइन के अंदर लड़ाई होती है और आप लोग इसके बारे में फर्स्ट बैटल और सेकंड बैटल के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा। कैसे? जैसे आपको दिखाई देगा कि पहले इस फर्स्ट बैटल के अंदर मोहम्मद गोरी अटैक करता है और मोहम्मद गोरी जब अटैक करता है तो मोहम्मद गोरी हार जाता है। और 1 साल तक फिर वो अपने युद्ध के अंदर जुट गया। और वहाँ पृथ्वीराज चौहान को क्या पता था कि मोहम्मद गोरी दोबारा से आएगा। और फिर मोहम्मद गोरी दोबारा आता है सेकंड बैटल के लिए। और जब दोबारा लड़ाई करने के लिए आता है तो उस बैटल के अंदर कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था और उसको अपने साथ ले गए ये लोग। और चंद्र बरदाई जो इनके दरबारी कवि थे और इनके पृथ्वीराज चौहान के दोस्त भी थे, खास भी थे, ये कहा जाता है कि छुड़वाने के लिए वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाकर मोहम्मद, मतलब ऐसा किताबों के अंदर बताया गया, सोर्सेस के अंदर अलग अलग, वहाँ जाकर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की ढेरों जो है बातें बताते हैं बहादुरी की। और कहा जाता है कि शब्द भेदी बाण जानते, ये चीज़ें जानते, वो चीज़ें। वहाँ पृथ्वीराज चौहान को कैद किए हुआ था। और जब पृथ्वीराज चौहान को कैद कर रखा था तो फिर अगले दिन ये हुआ कि शब्द भेदी बाण सभा इकट्ठा हुई। और सभा इकट्ठा हुई तो इनके पृथ्वीराज चौहान की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई। और फिर 4 अंगुल अष्टप्रधान, इस तरीके से उन्होंने, चंद्र बरदाई ने बताया कि एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में है कि 4 अंगुलें न इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। और निशाना चूके न चौहान, तो निशाना नहीं चूकना और वो एग्जैक्ट वहीं मारते और सीधा उसकी आंख में जा लगता है, उससे उनकी डेथ हो जाती है। और जब उनकी डेथ हुई तो कुछ किताबें लिखती है कि पहले उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, पृथ्वीराज चौहान की डेथ हुई तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को पता था कि राजपूत है और राजपूत तो भाई
इनके हाथों तो मरेंगे नहीं। फिर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई एक दूसरे को मार लेते हैं। तो ये कुछ स्टोरी आपको दिखाई देगी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने बोल दिया था कि चंद्रप्रदाई तेरे से मैं नहीं मरूंगा, तो इसलिए पहले एक काम करना, तू मेरे को ढंग से मारना, मैं तो एक बार में तेरे को मार दूंगा। ठीक है, तो ये दो बैटल आपको दिखाई देगी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। देखो यार, पढ़ाने को तो मैं ये दोनों बैटल है ना, चाहे आप मेरे से 3-3 4-4 घंटे पढ़ लो, लेकिन रिलेवेंस मेरे को इन चीज़ों की नहीं लगती। वो इररिलेवेंट होगा कि मैं आपको फालतू की स्टोरी सुनाऊं, क्योंकि मेरे को हरियाणा की बहुत सारी चीज़ें करानी और ना इतना आपके पास टाइम है कि आप उसको बैठ के आराम से उतना बड़े इम्तिहान से समझो या पढ़ो, और ना उस चीज़ का अभी कोई रिलेवेंस होगा कि वो इतने डीप में चीज़ें की जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें अभी कवर करनी है। देखो, तो ये कुछ फर्स्ट बैटल और सेकंड बैटल दिखाई देगी, और सेकंड बैटल में किसकी हार होती है इसमें दिखाई देगा कि अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि गोविंद राय जो कि हासी के शासक थे, वो उन्होंने भी इस बैटल के अंदर हिस्सा लिया था। तो हरियाणा तरोरी ये करनाल के अंदर है, और ये जो बैटल हुई 1192 के अंदर हुई। और जब बैटल हुई तो उसके बाद होता क्या है, इस बैटल के बाद स्लेव डायनेस्टी, दास वंश या फिर गुलाम वंश का रूलर आ जाएगा, और मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका क्या था, उसका गुलाम था, उसका रूल आ जाएगा। अब इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके ये लगभग क्या, पानीपत की पहली लड़ाई कब, 1526 तक ये रहा। और कौन कौन सी डायनेस्टी हुई इस टाइम पे, गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी आपको दिखाई देगी, दूसरा खिलजी डायनेस्टी आपको दिखाई देगी, तीसरा तुगलक, सैयद डायनेस्टी, और 5वें नंबर पर आपको लोधी डायनेस्टी। ये वंश आपको दिखाई देंगे कहां पर, दिल्ली सल्तनत के अंदर। और ये जितने भी थे, गुलाम, खिलजी, सैयद, तुगलक, सैयद और लोधी, ये सब अपने आप को सुल्तान बोलते थे। दे वर गेन्ड ए टाइटल ऑफ सुल्तान। और जैसे ही लोधी डायनेस्टी होगी तो उसके बाद आपको दिखाई देगा मुगल एज, मुगल काल। और मुगल के अंदर आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद फिर पोस्ट मुगला एज, उसमें लगभग 11 रूलर रहे हैं। उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। और ये जो मुगल रूलर थे, ये अपने आप को बादशाह या फिर पादशाह टाइटल देते थे। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूं कि सुल्तान और बादशाह में क्या डिफरेंस होता था, क्या फर्क होता था। देखो, दिल्ली डायनेस्टी के जितने भी रूलर हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, सुल्तान। ये क्या लगा रहे, बादशाह या बादशाह। होता क्या था कि जो सुल्तान होता था और जो बादशाह होता था, दोनों में क्या फर्क है। सुल्तान एक्चुअल में सामने तो रूलर के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको एक सर्टिफाइड लेटर लेकर आना पड़ता था कि मैं सुल्तान हूं, मैं दिल्ली का सुल्तान हूं, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हूं। और वो सर्टिफाइड लेटर खलीफा से मिलता था। तो थ्योरेटिकली आपको दिखाई देगा कि दिल्ली सल्तनत का हेड खलीफा ही हुआ करता था। और जो सर्टिफाइड लेटर ये लोग लेकर आते थे, उसको इस टाइम पे सनद कहा जाता था। आप लोग बोलते ना कि यार सनद लिया स्कूल से, अपने हरियाणा में बोलते हैं जा रहे छोरे सनद लिया, है ना। ठीक है, तो वो जो सनद है वो एक सर्टिफाइड लेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तान जो होगा, सुल्तान सामने तो दिखाई दे रहा है कि वो रूलर है, राजा है, लेकिन उसको भी सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा, सनद लेकर आनी पड़ेगी। कहाँ से, खलीफा से। लेकिन जब ये पानीपत का फर्स्ट युद्ध बैटल हुई, इस पानीपत की फर्स्ट बैटल के अंदर बाबर इब्राहिम लोदी को जब डिफीट करेगा, तो उसके बाद बादशाह और पादशाह का टाइटल आ जाएगा। और ये बादशाह और पादशाह एक ही होगा। इनको कोई सनद, कोई इस सर्टिफिकेशन लेटर की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ स्टोरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आइए एक बार एक एक करके थोड़ी बहुत जानकारी समझ लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी, एक ही ध्यान रखना आपको, स्लेव डायनेस्टी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आए। आराम शाह के बाद, आराम कर रहे थे आराम से,
आपको दिखाई देगा इल्तुतमिश आए, तुर्क ए चहलगानी, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, आप हिस्ट्री के अंदर पूरा पढ़ लेना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, वो है रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और मुस्लिम के अंदर यही चीज यहां पर वो हुआ। कैथल के अंदर इन्हीं के डाकुओं ने, गुंडों ने इनकी हत्या कर दी थी। और कैथल के अंदर बाबा लदाना रोड पर जब आप लोग जाओगे ना, तो वहाँ पर कुछ किलोमीटर पर आपको कैथल पर इनकी मज़ार दिखाई देगी। तो ये पहली महिला थी मिडेवल इंडिया की जो गद्दी पर बैठी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो महिला होना, और ऐसा लिखा भी जाता है, इतिहासकार हिस्टोरियन लिखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि ये महिला थी। यहाँ के लोग को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और फिर गाना भी एक फेमस हुआ कि रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है। तो वो इसी वजह से कि भाई इनके ही गुंडों ने, डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी, आसपास के ने। पहला तो ये। दूसरा क्या है कि जो रजिया सुल्तान थी, प्रॉब्लम क्या दिखाई देगी रजिया सुल्तान के टाइम पे, कि अल्तुनिया जो कि भटिंडा के गवर्नर थे, इनके साथ इनकी शादी होती है और उन्हीं के साथ ये मारी जाती है, डाकू दोनों को मार देते। इनके नज़दीक में ही कब्र भी बनाई गई है। कैथल के अंदर पहला तो महिला होना सबसे बड़ा वो माना गया। दूसरा, इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था कि पर्दे को अडोप्ट नहीं करना है, तो मुस्लिम नाराज हुए। और दूसरा ये था कि इनके जो सगे संबंधी थे वो भी इनके साथ नहीं थे, और आगे चलकर फिर उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। फिर एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि आगे चलकर नसरुद्दीन आए, और उसके बाद फिर आपके बलबन आते हैं। बलबन जो है दिल्ली के सुल्तान बनते हैं 1266 के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि बलबन, इसने लोह और रक्त की नीति दी थी, ब्लड और तलवार से काम करना उसकी नीति दी थी। बलबन के बारे में लास्ट में लिखा जाता है कि जब बलबन की डेथ हुई तो फाइनली जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। तुर्क के चहलगानी को इन्होंने समाप्त कर दिया था, इतनी पावर बढ़ गई थी। तो गोपालगिरी का जो फोर्ट है, इन्होंने पहले तो मेवात को डिस्ट्रॉय किया, और दूसरा गोपालगिरी का जो किला है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के नज़दीक आपको दिखाई देगा, उसको इन्होंने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये गोपालगिरी का फोर्ट ध्यान रखना है बलबन के बारे में। मैं आपको हरियाणा की ही जानकारी दूंगा, दूसरी जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना मेवात के साथ इनका स्ट्रगल हुआ। ये कुछ स्टोरी आपको दिखाई देगी, तो ध्यान रखना है गोपालगिरी का फोर्ट। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोपालगिरी का फोर्ट, इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया और ये कहाँ पर है। गुरुग्राम में ही आपको दिखाई देगा, आउटस्कर्ट्स जो है गुरुग्राम का, वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। और मेवातियों के साथ इनका विद्रोह हुआ। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में तो हरियाणा में ऐसा कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, लेकिन आप लोग वैसे अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स है वो वैसे आप लोग ध्यान रख लेना। हाँ, अब आता है तुगलक डायनेस्टी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हरियाणा के अंदर। इंपॉर्टेंट किस लिए है? सबसे पहले तो गाजी मलिक ने 1320 के अंदर बनाया था इसको, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो तुगलक है, इस मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी जो किसानों के खिलाफ थी। तो इन्हीं के टाइम पे कैथल के अंदर क्या होता है, एक विद्रोह होता है, और फिरोज शाह तुगलक हिसार जैसे शहर को बसाते हैं। फतेहाबाद जैसे शहर को फतेह चंद के नाम पर जो बसा था, उस शहर को भी इनके टाइम पे, तुगलक के टाइम पीरियड पे बसाया गया। और दूसरा आपको दिखाई देगा कि हरियाणा के इनकी जो पॉलिसीज थी किसानों को लेकर, गुरुग्राम हुआ, कैथल हुआ, सुनाम हुआ, समाना हुआ, सोनीपत वाला आज का जो क्षेत्र हुआ, यहाँ के किसानों ने रिवेन्यू भी देना बंद कर दिया। तो कैथल के अंदर क्या होता है, एक पूरा का पूरा रिवोल्ट होता है, एक विद्रोह होता है। वो कौन सा था? फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ कैथल के नाम से उसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना, कैथल का पहला रिवोल्ट कब हुआ? 1343 के अंदर हुआ। ये एक पहला पीजेंट रिवोल्ट था इस टाइम पे जो हरियाणा के अंदर हुआ, ठीक है। तो इस फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जैसे दिखाई देगा, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फतेह खान के नाम पर ये शहर बसाया। और क्या करता है, हिसार के अंदर एक किले का निर्माण भी करता है, और वहाँ पर कैनाल्स भी बनवाता है, नहरें भी बनवाता है।
जिसको इंडो पर्शियन लैंग्वेज में राजवहाज भी कहा गया, और जो गोहाना गांव था वहाँ पर भी ये क्या करता है, विजिट करता है। तो ये कुछ स्टोरी आपको कैथल के बारे में थोड़ा सा आपको दिखाई देगी। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भटनेर पड़ता है, फतेहाबाद पड़ता है, जो टोहाना, कैथल, असंध, ये पानीपत का रीजन पड़ता है, घग्गर नदी, यहाँ पर भी डिवेस्टिंग की थी इन्होंने, और इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको इनके बारे में दिखाई देगी। फिर सैयद वंश के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, लोधी वंश के बारे में, सॉरी, लोधी डायनेस्टी के बारे में आपको चीजें दिखाई देगी, लोधी वंश। और इसके अंदर भी आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ध्यान रखनी है, क्योंकि उसी के बाद किसका टाइम पीरियड आएगा, बाबर जो है, अगर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत नहीं होती तो कहा जाता है कि फर्स्ट बैटल अगर नहीं होती तो आज ताजमहल नहीं होता, आज इतनी इमारतें नहीं होती, लाल किला नहीं होता। लेकिन यार वो तो एक कहने वाली बात है, ऐसा तो हम बोलेंगे कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देती। क्या होता नहीं होता, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप और हम ज़रूर होते। देखो, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, आपको पता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई। तो यहां पर इस बैटल की इंपॉर्टेंस ये है कि पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल किया गया, और तोपखाने को सजाने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल होता था उसको बोलते थे रूमी विधि या फिर उस्मानी विधि। और जिस तरीके से अपनी आर्मी को रखा जाता था उसको कहा जाता, तोपखाने को जिस तरीके से रखा जाता था उसको कहा जाता तुलगुमा वॉर सिस्टम। और ये जो तुलगुमा वॉर सिस्टम है इसने सीखा था किसके, उज़्बेकों से। पूरा हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ लेना, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले तो ये समझो, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया कि पानीपत में ही 3 लड़ाइयाँ क्यों हुई। भाई देखो, माउंटेनियस रीजन है नहीं, खुला मैदान है, दिल्ली के नज़दीक है, तो इसलिए आसानी से लड़ा जा सकता है। तो इस बैटल में मैं थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन देता हूं कि जैसे पानीपत अगर आप लोग क्रॉस करते हो तो यमुना रिवर यहां से क्रॉस करती है, ये है यमुना रिवर। इस साइड थी बाबर की सेना, बाबर में मैक्सिमम 20-30 हज़ार सैनिक दिखाई देंगे, और वहां इब्राहिम लोदी अपने साथ सेना लेकर आ रहा है। कितनी? इब्राहिम लोदी के साथ सेना चल रही है लगभग 1 लाख के आसपास, और इसके पास तो मुट्ठी भर सेना है। तो ये बाबर क्या करता है, बाबर यहां पर इस यमुना नदी पर इसके पैरेलली 7 किलोमीटर लंबा एक पूरा का पूरा कुआं या खुदाई कर देता है, 7 किलोमीटर। एक सेना रखी उसने यहां पर, एक सेना रखी उसने यहां पर, और बीच में यहां पर उसने रखे तीरंदाज जो तीर चलाते थे। तो हुआ क्या कि जब सेना इस साइड से आई तो तीरंदाजों ने लगातार तीर चलाने शुरू कर दिए, और इस वाली सेना ने यहां से घेरना शुरू किया, और इस वाली सेना ने यहां से घेरना शुरू किया। यही तुलगमा वॉर सिस्टम था जो इसने सीखा था, चक्रव्यूह बसाना एक तरीके का। और इस बैटल के अंदर अपनी सूझबूझ के साथ बाबर ने किसको हरा दिया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो फर्स्ट बैटल के अंदर आपको ये चीजें दिखाई देगी। जब ये बैटल हुई तो बैटल के बाद बाबर ने अपने क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब देखो, बाबर 1526 से 30 तक रहा, और पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, ये आपको इनके टाइम पीरियड पे दिखाई देगी। तो पानीपत हुआ, खानवा हुआ, चंदेरी हुआ, घाघरा की लड़ाई हुई, घग्गर या घाघरा की लड़ाई बोलते हैं, वो भी इनके टाइम पीरियड पे हुई। तो 4 साल तक ये रहे, और 4 साल तक 4 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी। इनके टाइम पीरियड पे इन्होंने अपने क्षेत्र को 4 पार्ट में बांट दिया। कौन सा था? एक तो था मेवात सरकार, हिसार सरकार, सरहिंद सरकार और दिल्ली सरकार। तो एडमिनिस्ट्रेशन, एक गुड गवर्नेंस हो, उसके चलते बाबर ने अपने क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है, और 1527 के अंदर
खानवा की लड़ाई होती किस किस के बीच में, राणा सांगा, मेवाड़ के और बाबर के बीच में। अगली जो लड़ाई होती है वो चंदेरी की लड़ाई होती है और फिर लास्ट में घाघरा या घग्गर का युद्ध हुआ इनका। तो ये कुछ बाबर की लड़ाई आपको यहां पर दिखाई देगी। अब बाबर की लड़ाई के बाद फिर हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद फिर आपको दिखाई देगा अकबर आते हैं। और जब अकबर आते हैं तो अकबर के टाइम पीरियड पे यहां पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो हेमू है, हेमचंद्र है, ये क्या होता है, अकबर और हेमू के बीच में हुई और ये आखिरी रूलर था। इसमें हेमू की हार होती है। तो ये इस टाइम पीरियड पे आखिरी जो है इंडियन या हिंदू रूलर आपको दिखाई देगा जो सेकंड बैटल में जिसकी हार होती है। और इस बैटल में कहा जाता है कि हेमू इतना ज़्यादा मैनेजमेंट वाला व्यक्ति था कि काफ़ी ढंग से लड़ सकता था, लेकिन कहा जाता है कि टाइम पीरियड ऐसा रहा है कि आज भी कई हिस्टोरियन विश्वास नहीं करते इस चीज़ के ऊपर कि सेकंड बैटल के अंदर हेमू की हार हुई। वरना इतना ज़बरदस्त आदमी, इतना मैनेजमेंट वाला आदमी, वो हार कैसे सकता है, ये भी आज के टाइम पे एक विषय बना हुआ है। वो एक कहावत चलती है ना हमारे यहाँ पर कि भाई जब किस्मत ख़राब हो ना तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट ले। तो सेम कंडीशन इस टाइम पे हेमू की रही है। यहाँ पर अकबर का कोई ज़्यादा वो नहीं दिखाई देगा। बैरम खान को भेजा था अकबर ने और यहाँ पर हेमू लड़ने के लिए आया था। 1556 के अंदर ये लड़ाई हुई और यहाँ पर इसकी हार होती है। देखो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है अकबर के बारे में। हेमू जो है लास्ट रूलर था, हिंदू रूलर था दिल्ली का। अकबर क्या करता है, अपने क्षेत्र को सूबा, देखो मुगल काल के अंदर जो प्रांत है उस प्रांत की छोटी इकाई आपको दिखाई देगी सूबा, और सूबे का हेड आगे चलकर कौन दिखाई देगा आपको, सूबेदार। 15 सूबा के अंदर उसने बांट दिया और 70 परगना हुआ करती थी और 5 सरकारें हुआ करती थी। 5 सरकार कौन कौन सी है, सरकार दिल्ली, सरकार रेवाड़ी, सरकार हिसार फिरोजा और सरकार मेवाती और सरकार हिंद। ये 5 सरकार अकबर ने अपने टाइम पीरियड पे हरियाणा के अंदर बनाई। फिर आगे चलकर आप लोग लेटर मुगल पीरियड देखते हो और उस लेटर मुगल पीरियड में आपको अलग अलग दिखाई देंगे, हालांकि वो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो वो आप लोग देख लेना, वो आपको नोट्स दे दूंगा, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी नहीं। वही शेख चिल्ली का मकबरा वगैरह बना, ये सारी चीज़ें बनी, ये सब हुआ। एक जो आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है, अहीर रूलर जो घड़ी बोलनी रेवाड़ी का है, वहाँ पर अहीर रूलर हुआ करते थे। किसके टाइम पीरियड पे, औरंगजेब के टाइम पीरियड पे। नंदराम या फिर राव गुजरपाल, ये सारे के सारे आपको मेन यहाँ के दिखाई देंगे। इनके बाद बाल किशन जी बने, तो ये अहीर रूलर रहे जिन्होंने कुछ टाइम तक हरियाणा के इस क्षेत्र के अंदर रूल किया। फिर आगे चलकर इन्हीं में ही आपको राव तुलाराम दिखाई देंगे जो 1857 में रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। उनके ही भाई राव गोपाल सिंह वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। एक फिर आपको ध्यान रखनी है कौन सी बैटल, बैटल ऑफ करनाल, जो कि कब लड़ी गई, 1739 के अंदर। आपको पता होगा इस बैटल ऑफ करनाल, ये नादिर शाह और किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली। जो इसी बैटल के अंदर, करनाल के इस बैटल के अंदर जो रोशन अख्तर थे, उसके जो सर में जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था वो छीन कर ले जाते हैं, और छीन कर जब ले जाते हैं फिर बढ़ते बढ़ते फिर आगे चलकर डलहौजी के पास आता है, और फिर आज के टाइम पे वो लंदन के अंदर है कोहिनूर हीरा। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग को, तख्ते ताउस लूट लिया था इसी टाइम पीरियड पे और काफ़ी लूटमार की थी यहाँ पर। कौन से बैटल के अंदर, करनाल के अंदर। हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि करनाल की बैटल कब हुई थी, बेसिक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में कब हुई थी, 1761 में। इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत में एक जगह है जिसको कहा गया काला अम्ब।
अब ये जो काला आम है ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, नाम से ही पता चल रहा है काला आम। अब कहा जाता है कि इसके अंदर मराठा सरदारों का इतना खून बहा था कि यहाँ पर जो आम का पेड़ था वो काला पड़ गया था, और हरियाणा सरकार ने इसको, इस जगह को वॉर हीरो मेमोरियल नाम से भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये कब लड़ी गई? ये लड़ी गई 1761 के अंदर। काला अम्ब का संबंध थर्ड बैटल से ही है, और वार हीरो मेमोरियल का भी रिलेशन किससे है? काला अम्ब से है। जो अब एक व्यक्ति और आता है जॉर्ज थॉमस, उसके बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। जो बेगम समरू होती है उसकी सेना के अंदर ये होते हैं, तो बेगम समरू की सेना छोड़कर फिर नजफ कुली खान की मदद करने के लिए जाते हैं जॉर्ज थॉमस, और फिर ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें उनकी दिखाई देगी। वो ज़्यादा कुछ है नहीं, नोट्स में आपको वो मिल जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, कहोगे अब से क्वेश्चन नहीं बनना था। देखो मैं थोड़ा सा चीज़ें इस तरीके से बढ़ रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा भी वो ना लगे और कम भी ना लगे। अब कुछ इमारतें हैं, एंशिएंट मोनूमेंट्स है, कुछ टॉम्ब है, वो थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा ये यहाँ पर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी जानकारी थोड़ी सी आप लोग ज़्यादा ले लोगे। सबसे पहले आपका आता है इब्राहिम लोदी मकबरा। इब्राहिम लोदी का सबको पता है, ये इब्राहिम लोदी का मकबरा, एक है इब्राहिम खान का मकबरा और एक है इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में दिखाई देगा, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। फर्स्ट बैटल में जब इब्राहिम लोदी की हार होती है तो हार के बाद इब्राहिम लोदी मारा जाता है और वहीं पर इसको दफना दिया जाता है, और इसी को कहा जाएगा इब्राहिम लोदी का मकबरा। तो पानीपत के अंदर है, 1526 के अंदर बसाया गया था। अब इब्राहिम लोदी का मकबरा, उसके बाद आपको अगला जो फोर्ट दिखाई देगा, ये सब के सब हिस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। बल्लभगढ़ का तालाब, अम्ब्रेला या इसको छतरी बोल देते हैं, और 14 किला। बल्लभगढ़ के जो राजा है 1818 के अंदर, जो राजा अनुराग जो थे, अनुराग है भैया बल्लभगढ़ के, उनकी विधवा पत्नी ने ये बनाया था, और जो अजय सिंह है उनकी याद में भी ये बनवाया गया है। और कहाँ पर है? बल्लभगढ़ का तालाब, छतरी, ये आपको बल्लभगढ़ फरीदाबाद में दिखाई देगा। ब्लैक अम्ब, मैंने आप लोग को अभी बताया कि ये ब्लैक अम्ब ये पानीपत में है, और जो लड़ाई हुई थर्ड बैटल अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ के बीच में 1761 में, तो तब इसको बनाया गया। और 1761 में यहाँ पर जो आम का पेड़ था वो काला पड़ गया, और सरकार ने इसको वॉर हीरो मेमोरियल्स नाम से डिक्लेयर किया है। तो ये काला अम्ब कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखो, आप लोग चीज़ें पढ़ो लेकिन उतना मत डूबो कि डूबते ही चले जाओ। मेंस के अंदर ये आना है नहीं है कि इम्पोर्टेंस आपसे पूछे कि बताओ नागर शैली बेसर शैली के अंदर कौन सा है, तो स्कूल ऑफ आर्ट इनका कौन सा, उतना हम लोग नहीं जा रहे हैं। पढ़ाने को मैं और ज़्यादा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक लगभग 20-22 क्लास आपकी हो चुकी है, 20-21 क्लास मोर देन इनफ है। जो बची हुई चीज़ें वो नोट्स के अंदर कर लेना। मेरा एक ही एम है कि आपका जो एग्ज़ाम है, मैं आपको ये मार्कर नहीं पकड़वाऊँ कि आप कल की डेट को जाकर कहीं पर पढ़ाने लगो। मेरा एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं जो चीज़ें कराऊँ तो आप डीएसपी या एसडीएम की पोस्ट पर आओ, ना कि आप मेरी जगह पर ऐसे इस तरीके से आप पढ़ाओ। तो वो आपका मेन एम होना चाहिए, और इतनी चीज़ें मोर देन इनफ है। वो आप लोग बार बार उसको रिवाइज करते रहो, नोट्स को आप पढ़ते रहो, जितना आप करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ कौन सा? काला अम्ब। एक है आपका किशोरी महल। किशोरी महल 12 खंबा छतरी। अब ये जो किशोरी है ये कौन है आपको समझना है। जो जाट नेता थे राजा सूरजमल, उनकी पत्नी है कौन? किशोरी। और उसी किशोरी महल के लिए
इन्होंने कौन सा बनवाया है, ये किशोरी महल बनाया है। कहाँ पर है ये आपको दिखाई देगा होडल नगर, जो कि होडल तो पड़ता है आपका पलवल में, किशोरी महल ये आपका दिखाई देगा फरीदाबाद के अंदर। 1754 से 64 के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। किशोरी राजा सूरजमल की वाइफ थी। अब देखो ज़्यादा कुछ इनके बारे में ऐसा सच कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप लोग ये किशोरी महल ध्यान रखना। काबुली बाग, ये इंपॉर्टेंट है। काबुली बाग आपका कहाँ पड़ता है, पहले तो ये नाम किसके नाम पर आया वो भी ध्यान रखना। ये भी आपका पानीपत के अंदर है, बाबर है भैया। जब फर्स्ट बैटल हुई तो फर्स्ट बैटल में जीतने के बाद बाबर जो है, बाबर की जो पत्नी थी या बोल सकते हैं उनकी प्रेमिका जो थी, मुसम्मत काबुली बेगम, उनके लिए इन्होंने इस काबुली बाग का निर्माण करवाया। कहाँ पर, पानीपत के अंदर। और आप देखोगे इब्राहिम लोदी का मकबरा, काबुली बाग, काला अम, ये नज़दीक नज़दीक आप लोग को दिखाई देंगे। तो किसकी याद में है, क्वीन मुसम्मत काबुली बेगम, तो काबुली बाग इसको कहा गया। अगला है सलारगंज गेट। नवाब जो सलारगंज है उनके नाम पर ये पड़ा है, और ये भी कहाँ पर है, आपका पानीपत के अंदर है सलारगंज गेट। जींद का किला, जींद के पहले राजा राजा गजपत सिंह 1775 के अंदर इस किले को जीतते, और यहाँ पर जींद का किला, अब नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर है ये, जींद के अंदर। लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि जींद जो है जयंती देवी नगर के नाम से है, और 1775 में जींद के पहले राजा कौन बनते हैं, गजपत सिंह, वो इस किले का निर्माण करते हैं। रेवाड़ी, अब रेवाड़ी के अंदर देखो क्या क्या दिखाई देगा। एक तो आपको दिखाई देगा बाग वाला तालाब, दूसरा आपको दिखाई देगा जो पुरानी तहसील है रेवाड़ी की, वहां पर दिखाई देगा आपको राव तेज सिंह का तालाब। जो राव तेज सिंह है 1810 से लेके 10 से 15 तक इसको बनाया गया था, और ये एज ए ड्रेनेज सिस्टम इसका यूज किया गया था। तेज सिंह के नाम पर ध्यान रखना, बाग वाला तालाब के नाम पर ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, कल की डेट को अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेंडमली जिसका आंसर आपको नहीं पता है और आपको टिक करना है, लेकिन उसके नाम के आगे राव लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना कि वो रेवाड़ी में ही मिलेगा। देखो जल महल, जो नारनौल नगर है, अब इसके बारे में, जल महल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं। इसको 1591 के अंदर जो नारनौल के जागीरदार थे शाह कुली खान, उन्होंने बनाया था। देखो शाह कुली खान कौन है, पहले तो थोड़ा सा जागीर के बारे में एक बार समझ लो। जागीर, इस जागीर का मतलब क्या होता है, जागीर भूमि। जागीर में फिर अलग अलग टाइप की भूमि होती थी। वेतन के बदले भूमि देना, भूमि के बदले वेतन, ये वाली स्टोरी यहाँ पर चलती थी। तो यहाँ पर क्या है कि जब सेकंड बैटल हुई थी पानीपत की 1556 के अंदर, तो हेमू को पकड़वाया था किसने, शाह कुली खान ने। हेमू की हार हुई थी और उसको पकड़वाने में किसका नाम था, शाह कुली खान का। तो अकबर ने इस चीज़ से खुश होकर उसको नारनौल की जागीरदारी दे दी थी, और यहीं पर उन्होंने क्या बनाया, जल महल बना दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेकंड बैटल के बाद नारनौल की जागीरदारी किसे दी, शाह कुली खान। कौन थे, हेमू को पकड़वाया था सेकंड बैटल के अंदर। अब आता है आपका इब्राहिम खान टॉम, इब्राहिम खान का मकबरा। अब ये इब्राहिम खान कौन है, ये इब्राहिम लोदी अलग है, इब्राहिम खान अलग है। ये आपको दिखाई देगा, ये भी कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, नारनौल के अंदर। अब कई लोग कहेंगे नहीं सर महेंद्रगढ़ में है, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ भाई, देखो सुनना, बीच में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी मेरे से पूछा था कि सर आपने मेवात लिखवा दिया, मेवात लिखवा दिया, नू है। पता है यार क्या है, हम लोग कई सालों से मान लो एक नाम को यूज़ करते आ रहे हैं, और आज भी अगर आप लोग उस गांव में या वहाँ पर भी जाओगे ना, तो आपको मेवात ही दिखाई देगा। वहाँ के लोगों से पूछोगे ना, वो नू नहीं मेवात ही कहेंगे। हालांकि उसका नाम चेंज हो गया नू, लेकिन जुबान से एकदम से जाना वो थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने वीडियो के अंदर बता भी दिया कि मेवात नू शायद बहुत बार कहा है ये वीडियो के अंदर, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर मेवात या नू लिख दिया है।
इवन हरियाणा के तो बहुत सारे एग्जाम भी ऐसे हुए हैं कि जब नूह का नाम बदल गया था तो भी ऑप्शन के अंदर मेवात रहा। तो ये मत सोचो कि यार कि वो सर उस तरीके की चीज़ें बता रहे हैं तो उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, सारी चीज़ ठीक रहेगी। एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं। तो स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने हरियाणा का मैप है वो ऑफिशियल साइट से उठाया था, जो था वो एज इट इज़, क्योंकि हरियाणा की ज़्यादातर साइट्स पे चरखी दादरी को नहीं दिखाया गया था। वो अकेला ऐसा मैप था जिसमें चरखी दादरी दिखा रखा था। हाँ, उसमें नूह नहीं लिखा हुआ था, मेवात लिखा हुआ था, नूह सेंटर लिखा हुआ था, लेकिन वो मैंने बाद में डिस्कस भी कर दिया था, तो उसमें कन्फ्यूज ज़्यादा आप लोग को नहीं होना है। हरियाणा की ज़्यादातर साइट्स के ऊपर हरियाणा को जैसे रफली उन्होंने लिख दिया, नॉर्दर्न पार्ट में रफली उन्होंने हरियाणा का एरिया लिख दिया। तो कुछ कुछ छोटी छोटी है ना, हम उसको एग्जैक्ट गलती भी नहीं कहेंगे। मैं बोलता हूँ कि मेरे से नॉर्दर्न पार्ट में है और एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नॉर्थ वेस्ट है। तो ऐसा नहीं कि ऑफिशियल साइट्स पे तो सारी चीज़ें एकदम से धुली धुलाई मिलेगी, नहीं, माइनर गलती भी हो सकती है। तो ध्यान रखना कि जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं हो सकती, मेरे से भी हो सकती है। जैसे कई बार टाइपिंग एरर आ जाए, टाइपिंग मिस्टेक आ जाए, तो वो थोड़ी सी चीज़ें आप लोग को उस हिसाब से देख लेनी है, लेकिन हाँ ओवरऑल चीज़ें आपको ठीक मिलेगी। जो मैप के अकॉर्डिंग मैंने जो नूह लिखा है, मेवात लिखा है, वो नाम तो नूह ही है, लेकिन जनरली मेवात ही बोला जाता है। आज भी आप वहाँ पर जाओगे ना, या उसके आसपास के गांव जाओगे और कहोगे कि मेवात नहीं, दूसरे जैसे मान लो गुरुग्राम के आसपास के मेरे को नूह जाना है, तो नूह एक पर्टिकुलर जगह को सोचते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट को नहीं सोचते। उनको कहोगे मेवात जाना है तो अच्छा मेवात डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आज भी जैसे हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आज भी गुरुग्राम कोई नहीं बोलता, गुड़गांवा ही बोला जाता है, क्योंकि जुबान पर है भाई। जो चीज़ हम लोग 21-22 साल से, जो चीज़ 25 साल से, मतलब जो भी टाइम पड़ रहा है उससे बोलते आ रहे हैं, और वो एकदम से जुबान से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले के लोग तराइन तराइन, तरावड़ी तरावड़ी, तरोड़ी बोलते थे, करनाल आने में उनको टाइम लगा, ठीक है। खैर ये है। तो इब्राहिम खान, इब्राहिम लोधी अलग अलग है। इब्राहिम खान कौन थे? ये लोधी के टाइम पे जागीरदार हुआ करते थे पानीपत रीजन के, तो सॉरी लोधी के टाइम पे जागीरदार थे, लेकिन हाँ इब्राहिम लोधी नहीं रहे। अब इब्राहिम कौन है? शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी के ग्रैंडफादर इब्राहिम खान, उन्होंने इसको क्या कराया है, कंस्ट्रक्ट कराया है। कौन से मकबरे को? इब्राहिम खान को। और ये कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। इसी नारनौल के अंदर आपको चोर गुम्बद वगैरह भी दिखाई देगा। फिर एक है होडल की सराय, जो कि कहाँ पर पड़ती है? पलवल में, और इसको वही जाट नेता राजा सूरजमल ने बनवाया है। पलवल का किला, ये मुगल एज का एग्जाम्पल है। 1880 के आसपास इसको बनाया गया था, रिकंस्ट्रक्ट किया था किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और मुगल एज के टाइम पीरियड पे ये डेवलप हुआ था पलवल का किला। अगला महेंद्रगढ़ के अंदर देखना, एक तो आपका आता है राय मुकुंद दास का टीला। ये जो मुकुंद दास का टीला है, जो नारनौल के दीवान थे, उनके टाइम पीरियड पे बना है, और इसको बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। बीरबल का छत्ता हुआ, बीरबल की छतरी हुई, बीरबल का अम्ब्रेला हुआ, वो सब किसको कहा जाता है? राय मुकुंद दास का छत्ता, ठीक है। एक है चोर गुम्बद, इसको बनाया था जमाल खान, एक अफगानी थे, उन्होंने चोर गुम्बद। इसको बता देता हूँ, ये है ना, जब आप इसको देखोगे तो आज के टाइम पे तो ये सब इमारतें ना जर्जर हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मेरी एजुकेशन उसी एरिया से हुई है, तो इसलिए मैंने उसको देखा भी हुआ है। हरियाणा के लगभग सारे हिस्से को मैंने देखा हुआ है, मतलब वैसे पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन देखना एक अलग चीज़ होती है। तो चोर गुम्बद जो है, अगर आप लोग आउटस्कर्ट्स में जाओगे नारनौल में, तो एक टाइम पीरियड ऐसा था कि महेंद्रगढ़ में चोरी होती थी और सारे चोर है ना यहीं जाकर छुपते थे, तो इसको नाम ही दे दिया फिर आगे चलकर क्या? चोर गुम्बद। अब है एक मिर्जा अली की बावड़ी, शाह विलायत का टोम, शाह कुली खान का मकबरा, ये सब के सब मिर्जा अली, शाह विलायत या शाह कुली खान, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? महेंद्रगढ़ के अंदर। अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना हो, नारनौल हो, तो ये मत बोल देना कि सर ने तो महेंद्रगढ़ ही बताया है और वही टिक करके आएंगे, नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। बीरबल का रंग महल, एक गांव पड़ता है, कौन सा गांव? बुढ़िया।
बीरबल आपको पता है कि अकबर के 9 रत्न में से एक रत्न थे, कौन? बीरबल। और बुढ़िया जो नाम की जगह थी वहाँ पर बीरबल ने इस रंग महल को बनाया था और चोरी छुपे जाते थे वहाँ पर। और रंग महल है तो आप सोच सकते होंगे कैसा महल रहा होगा, रंगीन मिजाज के आसन भी रहे हैं, कौन? बीरबल। तो ये बुढ़िया नाम की जगह है यमुनानगर में, वहाँ पर है। एक है चनेटी का स्तूप, चनेटी स्तूप जो है वो यमुनानगर के जगाधरी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो गौकर्ण का तालाब, एक आपको ध्यान रखना है कर्ण लेक, कर्ण का किला, एक गौकर्ण तालाब, यह है रोहतक में। कर्ण एक तो आपको कुरुक्षेत्र से दिखाई देगा, एक जो कर्ण लेक है वो आपको कहां से दिखाई देगी? करनाल से, ठीक है। कर्ण नगरी कौन सी? करनाल है। और गौकर्ण का तालाब कहां पर आपको दिखाई देगा? रोहतक के अंदर दिखाई देगा। अगला है फोर्ट ऑफ राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के राजा थे और फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर ये बसा हुआ है। अब आती है महत्वपूर्ण कुछ जो अपनी मस्जिदें हैं वो। सबसे पहले तो देखते हैं कौन सी? दीनी मस्जिद। ये दीनी मस्जिद आपको दिखाई देगा जो भिवानी स्टैंड है उसके नज़दीक में आपको बहुत सारी मस्जिदें आपको दिखाई देगी, रोहतक के अंदर है। और यहां पर हुआ क्या कि आप लोग अगर देखते हो दीनी मस्जिद, पहले टेंपल हुआ करता था, टेंपल को हटाकर मस्जिद बनाई, महावीर का टेंपल हुआ करता था, फिर टेंपल बनाया और इस तरीके से फिर मस्जिद इस तरीके की आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले यहाँ पर टेंपल हुआ करता था और माना जाता है कि ये लगभग 1100 ईयर ओल्ड पुराना टेंपल है। और औरंगजेब के टाइम पीरियड पे इसको एक किसका रूप दे दिया गया था? मस्जिद का रूप दे दिया गया था। और 1947 के बाद इसको दोबारा किस में बना दिया गया? टेंपल के अंदर। तो ध्यान रखना औरंगजेब के टाइम पीरियड पे इसको महावीर टेंपल को तोड़कर क्या बनाया गया? मस्जिद। और फिर दोबारा इसको 47 के बाद इसको टेंपल में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा और कुछ जो मस्जिद वो है वो आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ में और मिल जाएगी जो बिल्कुल छोटी छोटी है। अब ये है अलीवर्दी की मस्जिद, ये कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर ही, गुरुग्राम के आउटस्कर्ट्स पे आपको मिलेगी। और सराय अलीवर्दी ये गांव भी है वहाँ पर। जैसे आप लोग दिल्ली साइड से जब आउटस्कर्ट से गुरुग्राम में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आपको सराय अलीवर्दी गांव मिलेगा, पुल के नज़दीक, रेलवे स्टेशन के नज़दीक, मतलब गुरुग्राम नहीं, जो आउटर वाला रेलवे स्टेशन है उसके नज़दीक आपको ये दिखाई देगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड का ये एग्जाम्पल है। ये मस्जिद आपको सराय अलीवर्दी की दिखाई देगी। और यहाँ पर आज के टाइम पे भी जो काजी वगैरह है वो इसको प्राचीन मानते हैं। एक है रेवाड़ी की लाल मस्जिद और एक है लाल मस्जिद, दोनों में फ़र्क है। तो ये जो रेड मॉस्क्यू लाल मस्जिद या लाल रंग की मस्जिद, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। हालांकि इसको रेड मॉस्क्यू ऑफ रेवाड़ी कहा जाता है। 1570 में बनी थी अकबर के टाइम पीरियड पे और ये कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। एक लाल मस्जिद और आएगी, वो भी आप लोग को देखनी है। एक है आपकी काजी मस्जिद, ये आपको जो 22 किलोमीटर रोहतक जो झज्जर मार्ग है, दुचाना जो है वहाँ पर आपको दिखाई देगी। और काजी के नाम पर, काजी जी के नाम पर इसका को बनाया गया है, ठीक है। और कहा जाता है कि दुचाना गांव एक महेंद्रगढ़ में पड़ता है, एक झज्जर के अंदर भी पड़ता है। एक है शीशे वाली मस्जिद, ये जो शीशे वाली मस्जिद है ये आपकी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। और एक आज के टाइम पे एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है किसका? आर्टिस्टिक व्यू का। और ये आपकी कहाँ पर देखोगी? शीशे वाली मस्जिद। ये है लाल मस्जिद, ये भी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर और भिवानी स्टैंड के नज़दीक। 1939 के अंदर हाजी आसिक अली ने, एक मर्चेंट थे, उन्होंने इसको लाल मस्जिद को बनाया था,
तो ये कुछ मस्जिद वगैरह हरियाणा की आप लोग को दिखाई देगी जो आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ एक मीर मज़ार, पीर नवजा, इनकी दरगाह वगैरह वो आप लोग को मैं PDF में प्रोवाइड करवा दूँगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें आप लोग को नहीं देखनी है। तो ये कुछ मस्जिद के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हरियाणा के जो डिफरेंट डांसेस है, नृत्य है वो। हालांकि अपने हरियाणा में यहाँ पर तो डांस जो है वो किसी त्यौहार की मोहताज नहीं होता, हमारे यहाँ तो हमेशा डांस चलते हैं। और इंडिया में डांस पाए जाते हैं और हरियाणा में डांस होते हैं हम लोग डांस नहीं बोलते, डांस बोलते हैं, ठीक है। कई जगहों पर ये स्पेल किया जाता है, ठीक है। एक बार समझते हैं कौन कौन से डांस है हरियाणा के। तो सबसे पहले तो फोक कल्चर के अंदर हरियाणा के फीमेल डांस देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कब किया जाता है, और एरिया तो खैर आपको बेसिक पता है कि लगभग हर एरिया में है, लेकिन हाँ मेन क्या है इसके अंदर वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फीमेल फोक डांस, फीमेल के अंदर कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है खोड़िया डांस। ये जो खोड़िया डांस है ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब बारात चली जाती है, और किसकी तरफ से? लड़की पक्ष की तरफ से, लड़के पक्ष की तरफ से किया जाता है, और तब तक किया जाता है वहाँ की औरतों के द्वारा जब तक कि बारात वापस नहीं आ जाती, ठीक है। और हरियाणा का ये कल्चर रहा है, हरियाणा की ये संस्कृति रही है कि हमारे यहाँ पर हर त्यौहार पर, इवन गम में भी, जब बुज़ुर्ग की मौत होती है तब भी डांस किया जाता है। तो नए वधू पक्ष, वर पक्ष के लिए, नए जोड़ों के लिए डांस किया जाता है। और राजस्थान के अंदर डोगरी के अंदर इसको कमन कहा जाता है, राजस्थान के अंदर तरतिया तुर्की कहा जाता है, ब्रज के अंदर खोया कहा जाता है, नकतुरा उत्तर प्रदेश में, स्टेली कहाँ पर, कुमाऊं क्षेत्र के अंदर इसको कहा जाता है। तो ये कौन सा डांस है? खोड़िया डांस, जो कि बारात जाने के बाद फीमेल के द्वारा किया जाता है। अगला होता है छठी डांस। छठी डांस कब होता है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म का जो छठा दिन होता है, 6 डे पर ये किया जाता है। अब हमारे यहाँ पर छठी, देखो संस्कार में भी अगर आप लोग देखोगे तो इस टाइम तक बच्चा लगभग 2 संस्कार एग्जैक्ट आप लोग देख लेना क्रॉस कर चुका होता है, एक नए तीसरे संस्कार की तरफ आगे बढ़ता है। और जब 6 दिन पूरे होते हैं तब ये डांस किया जाता है, छठी डांस। और सबसे खास बात क्या है इस छठी डांस में? आज के टाइम पे जिस दिन छठी होती है, देखो हमारे यहाँ है ना, हरियाणा के अंदर कपड़े हैं ना 2 ही चीज़ों पर, पूरे घर के कपड़े 2 ही चीज़ों पर धुलते हैं। वैसे हम लोग कपड़े नहीं धोते। एक तो तब जब छठी होती है पूरे घर के कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है। एक कब, जिसको बोलते हैं सुत्तक और शावड़ हरियाणवी लैंग्वेज में, और ज़्यादा समझ लो तो एक तब जब घर में किसी की डेथ होती है, तो उस टाइम पे फिर पूरे घर के पूरे कपड़े धो दिए जाते हैं। तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में सुत्तक और शावड़ बोलते हैं भाई। अब छठे दिन पे किए जाते हैं, और इस टाइम पे उबले हुए गेहूं और चने जो होते हैं वो दिए जाते हैं। अब आपको पता होगा इन उबले हुए गेहूं और चने को आप अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हो, हमारे यहाँ पर इसको कहा जाता है बाकली। तो एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन भी बन जाए कि बाकली कब बांटी जाती है, लेकिन हाँ ऐसा तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये लोकली नेम है। तो ये छठी डांस के ऊपर। अगला है झूमर। झूमर जो है एक ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है जो सर पर पहनी जाती है। किसके साथ? ओढ़नी और दामन होता है, और नीचे जो घाघरा होता है वो, और उसके साथ फिर झूमर डांस होता है। और ये जो झूमर डांस है ये आपको राजस्थान के अंदर भी आपको काफ़ी फेमस दिखाई देगा। हरियाणवी क्लॉथ ओढ़ने और दामन के साथ ये पहना जाता है। और उसके साथ एक गाना काफ़ी फेमस भी हुआ था कि मेरा दामन सीमा दे ओढ़न दी के बीरा। तो वो ओढ़नी और दामन के साथ वो नाचती है औरतें, तो उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था झूमर डांस। झूमर एक ज्वेलरी, उसके साथ ही किया जाता है, ठीक है। मैरिड वुमेन जनरली पहनती है इसको। अगला है तीज डांस। ये कब किया जाता है? जब तीज होती है सावन मंथ के अंदर, वहाँ पर वुमेन के द्वारा कलरफुल ट्रेडिशन के साथ ये किया जाता है। जो सावन शुक्ल होता है तीज का, तब ये किया जाता है। और एंशिएंट नेम जो इसका था मधुसुरवा था। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तीज के त्यौहार पर एक त्यौहार आने की खुशी में डांस किया जाता है। फिर अगला डांस आपका आता है लूर डांस। लूर नृत्य, नाम से पता चल रहा है लूर। ये जो लूर है
ये होली के 2 हफ्ते पहले तक किया जाता है। और इसकी ये चीज़ होती है कि इस डांस को फीमेल ये डांस करती है और मेल इस डांस को नहीं देख सकते। प्रॉब्लम एक चीज़ और आई थी, मैं आप लोग को बताऊं तो प्रॉब्लम ये आई थी कि एक टाइम के बाद ये डांस इतना फॉरवर्ड हो चुका था, थोड़ा सा वल्गर टाइप में जाने लगा था, तो सरकार ने इसको लेकर कुछ स्टेप भी उठाए। लेकिन हाँ, अपना कल्चर है, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ एरिया में ऐसा देखा गया था। राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान में इसको घूमर बोलते हैं, पटका यूपी में बोलते, गिद्धा पंजाब में बोलते, गिद्धा पावा बोलते हैं ना, तो वो है। हमारे यहाँ पर लूर डांस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, लूर डांस। अगले डांस पर चलते हैं, अगला है मंजीरा। मंजीरा क्या होता है आपको पता है? मंजीरा एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है बजाने वाला डिवाइस, उसके साथ ये किया जाता है। जो ढोल नगाड़े होते हैं मंजीरा, उसके साथ ये किया जाता है। और हमारे यहाँ मंजीरा, ढोल नगाड़े, ये मंजीरा वगैरह तभी बजाया जाता है जब रात के टाइम पे कोई जागरण होता है या कुछ इस टाइप की चीज़ें होती है, तो उस टाइम पे ये किया जाता था। हालांकि बोथ मैन और वुमेन दोनों इसको करते हैं। एक है रास नृत्य, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उनकी रास लीलाओं से जुड़ा हुआ है। बांसुरी बजाते थे और गोपियों को इम्प्रेस करते थे। आज के टाइम पे तो इम्प्रेस किसी और तरीके से ही किया जाता है। अब लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान कृष्ण है, उससे जुड़ा हुआ नृत्य है रास नृत्य। अब इस रास को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है तांडव और एक है लास्य। अब अगर आप इसको भगवान शिव के साथ जोड़ते हुए देखते हो तो तांडव, भगवान शिव तांडव तब क्या करते जब उनको क्रोध आता था, गुस्सा आता था, उनकी तीसरी आंख खुल जाती थी। लास्य पार्वती जी क्या करती थी, एक प्रेम का सिंबल होता था। लेकिन इसके अंदर, इस रास नृत्य में जो तांडव है वो मेल डोमिनेटेड डांस है और लास्य जो है वो फीमेल डोमिनेटेड डांस है। और ये जो डांस है काफ़ी फेमस है होडल के अंदर, पलवल के अंदर और बल्लभगढ़ के अंदर। होटल है भाई, ये होडल लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर ये काफ़ी फेमस है रास डांस। अगला है खेड़ा डांस। ये जो खेड़ा डांस है, ये ध्यान रखना, सोरों का, गम का, शोक का। अब शोक कब होता है? जब किसी की डेथ हो जाए, और किसी जवान की डेथ होती तब नहीं किया जाता ये। घर में सबसे बुजुर्ग की जब डेथ होती है ना, तो उस टाइम पे ढोल नगाड़े गाए जाते हैं, 16 अंतिम संस्कार को पूरा करते हैं और उस टाइम पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे बुजुर्ग पर्सन की डेथ के टाइम पे ये खेड़ा डांस किया जाता है। अगला फिर वही घूमर डांस आ गया। ये फेमस है राजस्थान के अंदर। ये होली जैसे फेस्टिवल के अंदर गगनौर पूजा जो होती है तीज के टाइम पे, उस टाइम पे भी ये किया जाता है। तो डांसर क्या होते हैं, 2 रो में खुद को डिवाइड कर लेते हैं और इसको कहरवा ताल के साथ, जो गाने की जो ताल है, राग ताल आप लोगों ने सुना होगा, उसके साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। ये था आपका घूमर डांस। गनगौर या गगनौर भी बोल देते हैं इसको। ये है भिवानी का जो एरिया है, हिसार भिवानी का, सिरसा का, उस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसके साथ कुछ कहानी जुड़ी हुई है। जो गनगौर जो है, सती जो हुई थी, उसके साथ इसकी स्टोरी आपको दिखाई देगी। ये गनगौर डांस हिसार, फतेहाबाद, इस रीजन में आपको दिखाई देगा। जो कुंवारी जो कन्याएं होती है, वो एक सौभाग्य पति मिले, एक अच्छा पति मिले, उसके लिए गनगौर डांस किया जाता है। अब आता है मेल फोक डांस। हमारे मेल तो भाई कोई और ही डांस करते हैं। जो मेल फोक डांस होता है, फ्लूट के साथ, बीन के साथ, ढोलक के साथ, करताल के साथ, एक्सट्रैक्टर के साथ, इन सब के साथ किया जाता है, डफ के साथ। तो धमाल डांस सबसे पहले आता है, धमाल नृत्य। माना जाता है कि महाभारत टाइम का ये डांस है और इस डांस के अंदर जो रणबांकुरे होते, जो हीरोज होते हैं स्टेट के, वो एक तरीके का डांस दिखाते हैं। और जो धमाल डांस है, उस धमाल डांस में माना जाता है कि एक तरीके से वीरता और जो एक तरीके का तांडव होता है ना, वो वाला डांस किया जाता है इसके टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये कौन सा था? मेल फोक डांस के अंदर आपका धमाल डांस। फिर अगला आता है आपका गूगा डांस। तो हमारे यहाँ पर जो गूगा नवमी होती है,
तो जैसे गाने भी गाए जाते, गुग्गा पीर की छड़ी छिन्नो कूद के पड़ी तो वो उस टाइम पे गाना गाया ये किया जाता है। तो सिंगिंग करते हैं, गुग्गा नवमी जब आती है तो उस टाइप पे गुग्गा नवमी पर ये गुग्गा डांस किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला है डफ डांस। ये ढोल नृत्य के साथ किया जाता है और एक टाइप का ये थिएटिकल जो थिएटर वगैरह होता है उसका नृत्य होता है। डफ मजीरा ये एक प्रकार का डिवाइस होता है, यंत्र होता है। अगला है आपका चौपाई डांस। चौपाई डांस देखना है। मैन जो है वो डमरू के साथ जो डमरू होता है उसके साथ अपने हाथ में लेकर ये डमरू डांस, एक सेकंड, चौपाई डांस, हाँ, जो होते हैं 4 लाइन के अंदर सिंबल लिखा जाता है और भक्ति ट्रेडिशन को चौपाई बोलते हैं ना। चौपाई पढ़ते हैं, चौपाई क्या होती है? भक्ति से रिलेटेड, भगवान की चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं, भगवान हनुमान जी की चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं, तो ये जो चौपाई होती है उसके साथ ये गाया जाता है। और होडल जो क्षेत्र है इस एरिया के अंदर, फरीदाबाद के अंदर बर्ज एरिया है जो, वहाँ पर ये गाया जाता है। चौपाई तो भगवान से जुड़ा हुआ ये एक प्रकार का डांस है, जब भगवान की चौपाइयाँ पढ़ी जाती है, भक्ति से जुड़ा हुआ। डमरू डांस, हाथ में डमरू लेके और फिर इस तरीके का डांस किया जाता है। और भाई डमरू हाथ में कब लिया जाता है? भगवान शिव का सिंबल है और भगवान शिव मतलब शिवरात्रि के ऊपर किया जाता है। और आज के टाइम पे तो ये डांस तब करते हैं, शिवरात्रि आती है, हाथ में डमरू होता है और एक हाथ में भांग रगड़ते हैं और फिर गाना गाते हैं कि भांग रगड़ गए पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू, है ना, तब ये डांस किया जाता है। तो ये थे हरियाणा के कुछ फोक डांस, फोक कल्चर जो मेल और फीमेल के थे और कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को दे दी है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है वो थोड़ी लंबी क्लास लेके वहाँ पर मैं कवर करवा दूँगा। थैंक यू भाई।